वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए अ टिपिकल फैमिली की थर्ड पार्ट की स्टोरी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मिस जैनी को पहले ही भविष्यवाणी आ गई थी कि शादी के ऐन मौके पे जैनी सबके सामने सच बता देगी, रिश्ता तोड़ लेगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिससे बैन तो बेचारा रोते रह जाता है। दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि रात में बैन बड़ा उदास बैठा होता है और तभी वो अपनी शादी वाले मोमेंट में पहुंच जाता है, क्योंकि पास्ट में जा सकता है ना वो, इसीलिए। यानी उस टाइम तक जब तक जैनी ने खुलासा नहीं किया था। उस मोमेंट से पहले बैन खुश था, इसलिए वो उसके लिए हैप्पी मोमेंट बन गया था, और क्योंकि वो हैप्पी मोमेंट में ज्यादा जा पाता है इसीलिए वो उस टाइम पे गया जहाँ पे वो खुश था बैनी के सच बताने से पहले। और अब इस मोमेंट पे जाकर उसको रियलाइज हो रहा था कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, वो मेरे इमोशंस के साथ खेल रही है और बताओ यार मैं उससे प्यार करने लग गया था। यहाँ पे दोस्तों वो खुद को कोसता है। आगे हम दूसरी ओर मोटो को देखते हैं। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, जब आपने ये सब सपने में देख ही लिया था तो हमें बताया क्यों नहीं? इतनी सुंदर डेकोरेशन में कितना मोटा खर्चा बैठ गया, पता है ना आपको? तो मॉम कहती, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि फ्यूचर में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, मैं उसे बदल नहीं सकती, और ये सब होना जरूरी था बैन की आंखें खोलने के लिए। जिसपे मिस्टर बेग कहते हैं कि पर तुमने जो देखा था सपने में कि जेनी ने हमारा खानदानी रिंग पहना हुआ है, उसका क्या? तो मोटो कहती है, देखिए ये रिंग मुझे मिली थी जेनी के सूटकेस से, पक्का उसने ये रिंग चुराई होगी। और इधर जब बैन दोबारा से शादी वाले मोमेंट में जाता है तो देखता है कि जेनी के जाने के बाद मोटो और ग्रेस दोनों चिल्ला रही थी। मोटो अपनी माँ से कह रही थी कि मॉम वो एक फ्रॉड है, और ग्रेस कह रही थी कि ये उड़ सकती है। दोनों एक दूसरे की पोल खोली जा रही थी उस समय। मोटो आगे कहती है कि माँ, इन सभी को पुलिस के हवाले कर दो। मगर दोस्तों अगर ये पुलिस के हवाले करते तो सभी लोगों को इनके सुपर पावर के बारे में पता चल जाता, इसलिए एनी मना कर देती है। और जेनी की मॉम को वार्न करती है कि दोबारा हमारे परिवार के आसपास भी भटकने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगी। जिसपे जेनी की मॉम कहती है कि अच्छा तो यही रीजन था कि शादी तुमने अपने घर पे रखी, मेहमानों के लिए सारा इंतजाम तो किया मगर किसी को इनवाइट ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पता था कि ये शादी होने वाली है ही नहीं। इनकी आपस की बहस चल रही होती है दोस्तों, और फ्यूचर वाला बैन जाता है आगे, जहाँ पास्ट वाला बैन पास्ट वाली जेनी को रोककर सवाल कर रहा है कि ये सब क्या है, तुमने मुझसे और क्या क्या झूठ बोला? वो फ्यूचर से आकर मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना ये भी झूठ था, और वो 13 साल पहले वाली बात वो भी झूठ थी। तो जेनी कह देती कि हाँ सारी चीजें मेरी सोची समझी चाल थी, ये सारी झूठी कहानियां बनाई थी मैंने तुम्हें फंसाने के लिए। और तभी दोस्तों अभी मतलब इस समय तो जेनी पास्ट वाले बैन से बातें कर रही है, तभी उसकी नजर पड़ जाती है फ्यूचर वाले बैन पे। हालांकि पास्ट वाला बैन फ्यूचर वाले बैन को नहीं देख सकता था, उसे सिर्फ जेनी ही देख सकती थी, इसलिए पास्ट वाले बैन को लगता है कि ये मुझसे मुंह फेर कर किसी और की तरफ खड़ी हो गई है, और वो गुस्से में चला जाता है पास्ट वाला बैन। जबकि जेनी तो फ्यूचर वाले बैन की ओर देख रही थी, तभी फ्यूचर वाला बैन भी वहाँ से गायब हो जाता है। इधर प्रेजेंट में दोस्तों जेनी की मॉम उसे अपने घर लाकर कई तरह के सवाल जवाब कर रही होती है, जैसे तुमने बने बनाए खेल को क्यों बिगाड़ा, ये सिला दिया तुमने मुझे तुम्हें पालने पोषने का। जिसपे जेनी भी कह देती है अगर आपको पछतावा हो रहा है ना तो अभी भी टाइम है, मुझे मार दीजिए जान से। और तब उसकी मॉम दोस्तों उसे उसके कमरे में लॉक कर देती है, और फिर वो अपने भाई और दूसरी बेटी से डिस्कस करती है, क्या सच में एनी की फैमिली के पास सुपर पावर्स हैं? अगर हैं तो कैसी? फिर कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों, और बैन हर कुछ दिनों में पास्ट में चला जा रहा होता है, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। इस तरह से बार बार पास्ट में जाना सही नहीं होगा बैन के लिए, क्योंकि इस तरह बार बार पास्ट में जाएगा तो पास्ट का गुलाम बन के रह जाएगा। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, इना क्लासरूम में बिल्कुल अकेली बैठी होती है, बहुत परेशान भी होती है वो। एक तो जेनी उसकी लाइफ से चली गई है, उसके डैड फिर से डिप्रेशन में चले गए हैं, ऊपर से रिम ने भी इना से दोस्ती तोड़ दी है। तो वो आता है और इना के पास आकर उससे कहता है, तुम अकेले क्यों बैठी हुई हो, हम सब बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। मगर इना इनकार कर देती है, और तब वॉन कहता है कि रिम का भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, वो कह रही थी कि तुम काफी लो लग रही हो। इतने में रिम भी आ जाती है, और वो भी इना से कहती है कि देखो जो हुआ भूल जाओ, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं, चलो हमारे साथ। और वो इना का चश्मा उतार कर उसके सर पे हाथ रख कर कहती है, तुम्हें बुखार तो नहीं है? फिर क्या बात हो गई? मगर दोस्तों उसके मन में तो चल रहा था कि हे भगवान, मैं तो बस ये दिखावा कर रही हूँ, मैं तो वॉन के कहने पे ही इसके बारे में पूछ रही हूँ, और कहीं ये सच में हमारे साथ जाने को तैयार ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि ये हमारे साथ चले, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसको साथ लेकर जाने का। दोस्तों रिम तो ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन अब इना का चश्मा उतर चुका था तो उसने पढ़ लिया उसका दिमाग, और ये सुनकर मतलब ये फील करके इना बड़ी परेशान हो जाती है। तब वॉन रिम से कहता है कि अरे उसका चश्मा पहना दो उसको। पर जब वो उसको चश्मा पहनाने जा रही होती है ना, तब भी उसके मन में चल रहा होता है कि भाड़ में जाए ये इना, जिससे दोस्तों गुस्से में इना उसको धक्का देकर बिना चश्मे के ही बाहर निकल जाती है, जिससे बाकी लड़के और लड़कियां इना के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि पागल हो गई है ये लड़की, रिम तो कितने अच्छे से उसके साथ पेश आ रही थी बताओ, मगर इसने रिम के साथ इतना गंदा बर्ताव किया। फिर भी दोस्तों वॉन हार नहीं मानता, वो इना का चश्मा उठाकर उसको लौटाने के लिए भागता है, मगर तब तक में इना वहाँ से जा चुकी होती है। हालांकि उसे बिना चश्मे के ठीक से दिखाई भी नहीं देता, इसलिए वो गलती से गाड़ी के आगे आते आते बचती है, और इसी बीच वहाँ पे काफी भीड़ जमा हो जाती है, जो कि ऊपर ही ऊपर से इना के केयर का नाटक तो करते हैं कि अरे अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी, मगर उन सब के मन में अजीब अजीब
सी बातें चल रही होती है कि कहीं ये लड़की पागल या अंधी तो नहीं, क्योंकि इना उन सभी के दिमाग पढ़ लेती है। इसीलिए इन सब की बातों से दोस्तों इना बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो एक आदमी से सीधा जेनी के पैलेस सोना में खुद को ड्रॉप करने को कह देती है। इधर घर पे स्कूल का टाइम ओवर होने के बाद भी इना के ना आने से मिस्टर बेग काफी परेशान होते हैं कि कहाँ गई लड़की आज। वो स्कूल वालों को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि इना तो यहाँ से कब की जा चुकी है, जिससे मिस्टर बेग और परेशान और वो अपनी वाइफ को ये बात बताने के लिए जाते हैं, मगर वो सोने की कोशिश में होती है। इसीलिए वो इशारे में स्ट्रिक्टली बेग से कह देती है प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब बेग जाते हैं बैन के रूम में, जो कि वहाँ था ही नहीं। वो तो अभी भी अतीत की गलियों में भटक रहा होता है दोस्तों। पर जैसे वो थोड़ी देर के लिए आता है ना, तो मिस्टर बेग उसको इना के मिसिंग होने वाली बात बताते हैं। तब बैन भी उसके लिए परेशान हो जाता है। अब इधर जेनी की मॉम इना को यहाँ देखकर बड़ी खुश होती है। जेनी की मॉम को तो लग रहा था कि वाह, सोने की मुर्गी खुद चलकर हमारे घर पे आई है। वो उसको एग बॉयल करके देती है खाने के लिए और उससे काफी सारी बातें करके जानना चाहती है कि क्या सच में फैमिली के पास सुपर पावर है तुम्हारी या नहीं, तुम्हारे पास कौन सी पावर है बेटा। मगर इना सही सही उनकी बातों का जवाब नहीं देती और लास्ट में जेनी की मॉम को जेनी के रूम में जाकर बताना ही पड़ता है कि इना आई है तुमसे मिलने के लिए। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि अगर ये सुपर पावर्स वाली बात सच है तो हम उनसे काफी सारा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और मैं ये तुम्हें सेकंड चांस दे रही हूँ। जाओ जाकर इना से सही से बातचीत करो और फिर से उसकी फैमिली में घुसने की कोशिश करो। अकेले में दोस्तों जेनी इना को डांट देती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम यहाँ पे क्यों आई। फिर जब वो देखती है ना कि इना बिना चश्मा के है तो वो अलर्ट हो जाती है और नजरें घुमाकर उससे बातचीत करती है ताकि इना उसका दिमाग ना पढ़ पाए। और तब इना कहती है कि मेरा चश्मा खो गया है और मुझे कोई बुली नहीं करता मेरे स्कूल में। जेनी पूछती है कि तुम्हारे डैड को पता है क्या कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। तो इना बताती है कि मेरे डैड वो तो पास्ट में ही चल रहे हैं आजकल, उन्हें किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है। वैसे आपने मेरे डैड को छोड़ा क्यों? आप सभी से झूठ बोल सकती हो पर मुझसे नहीं, क्योंकि मैं आपके दिल और दिमाग को पढ़ सकती हूँ। आपको भी उनसे प्यार हो गया है ना, इसीलिए आप उनको धोखा नहीं देना चाहती थी। इससे जेनी थोड़ा शर्मा जाती और कहती ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया चश्मा दिलवाती हूँ। फिर वो अपनी मॉम से परमिशन लेकर उसको चश्मा दिलवाने के लिए लेके जाती है। वो उसे दोस्तों बहुत ही सुंदर सा चश्मा दिला देती है जो कि काफी महंगा भी होता है। उसको दिलाने में जेनी को थोड़ा संकोच तो होता है कि इतना महंगा, लेकिन फिर भी वो उसकी खुशी के लिए दिला देती है। अब तक में जेनी ने दोस्तों कॉल करके बैन को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ है, आकर ले जाओ। और जैसे ही इना अपने डैड को कार से उतरते हुए देखती है, वो जेनी को वार्न करती है कि मैंने तुम्हारी मॉम की आंखों में देखा, उनका सोचना था कि ये तुम्हारा लास्ट मौका है, अगर तुमने कुछ गड़बड़ी करी तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा था ना कि तुम चश्मा दिलाने के बाद इना को अपने साथ लेकर आना, मतलब वो अभी भी चाहती है कि तुम हमारे परिवार में आओ और हमें रोड पे लेके आ जाओ। पर जेनी कहती है तुम उन सब चीजों की चिंता मत करो और अपने डैड के साथ घर जाओ। अब बैन को जब पता चलता है कि ये नया चश्मा इना को जेनी ने दिलाया तो वो जेनी पे भड़क जाते हैं कि तुमने चश्मे की लालच देकर मेरी बेटी को अगवा किया ना। इना बताती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चश्मा खो गया था और मैं अपनी मर्जी से जेनी के पास गई थी, वो बुरी इंसान नहीं है पापा। तभी बैन कहता है कि बस बस इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। और वो दोस्तों इना को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर तभी फ्यूचर वाला बैन आ जाता है और जेनी से कहता है कि बैन को जाने मत दो, उसे रोको, जिसके लिए जेनी नहीं मानती। और तब फ्यूचर वाला बैन उसको खींचकर बैन की गाड़ी के सामने खड़ा कर देता है। बैन उसे गाड़ी के सामने से हटने को कहता है तो वहीं फ्यूचर वाला बैन उसे रोकने को कहता है, जिससे जेनी कश्मकश में पड़ जाती कि क्या करूं। आखिर में वो बैन को बता देती है कि फ्यूचर वाला बैन आया है और वो कह रहा है कि तुम्हें जाने से रोको मैं, तुम्हारी बहन खतरे में है, तुम्हें उसे बचाने जाना होगा अभी। लेकिन दोस्तों इस बार बैन को लगता है, मतलब जो प्रेजेंट वाला बैन है, कि ये फिर से बातें बना रही है, फिर से बेवकूफ बना रही है। इसीलिए वो कॉल करके अपनी बहन से बात करता है जो कि इस वक्त जिम में ही वर्कआउट कर रही है। और वो बिल्कुल ठीक है, जिम में अब इक्के दुक्के लोग ही बचे थे और उनमें से एक थी ग्रेस जो कि अपना सामान लेने के लिए आई थी। वो मोटो से बात करके जान जाती है दोस्तों कि मोटो वर्कआउट करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली है ताकि वो उसे मेरी सच्चाई बता सके। दरअसल दोस्तों मोटो को अभी भी यही लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो दूध का धुला हुआ है, सारी गलती इस ग्रेस की होगी और इसी की वजह से जॉन मुझ पे चीट कर रहा था शायद। तो अभी मोटो का प्लान ये है कि वो जॉन को सारी सच्चाई बता दे ग्रेस के बारे में कि ये ऐसी लड़की है, हमारे परिवार को रोड पे लाने की कोशिश कर रही है। खैर दोस्तों ग्रेस लिफ्ट और सीढ़ी के सामने रिपेयरिंग गोइंग ऑन वाला बोर्ड लगा देती है, जिससे मोटो हो जाती परेशान क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था। इसलिए वो सोचती है कि लिफ्ट और सीढ़ी तो खराब है तो क्यों ना मैं उड़कर नीचे चली जाऊं। मगर उसको डर भी लग रहा था, पीछे से ग्रेस उसकी वीडियो बना रही थी ताकि उसके उड़ने का वो प्रूफ बना ले और बाद में उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करे। मगर मोटो तो डर रही थी, इसलिए ग्रेस पीछे से उसको धक्का दे देती है। वो नीचे गिर जाती है दोस्तों, मगर इस बार वो उड़ती नहीं बल्कि अपने भाई के ऊपर ही गिर जाती है और वहीं पे बेहोश जेनी ऊपर सीढ़ी से ग्रेस को देख लेती है दोस्तों। खैर वो और बैन मिलकर फिर मोटो को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने जाते हैं, जहां ये पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर पतले होने के लिए जो वो खाना पीना बंद कर चुकी थी उससे मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गई। होश में आते ही मोटो तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि मुझे सीढ़ी पर से किसी ने धक्का दिया मॉम, और मैंने वहाँ पे जेनी को भी देखा। इससे मिस एनी गुस्से में टमटमाते हुए आती है और जेनी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी रहे उसे हाथ लगाने की। साथ ही वो इना को वहाँ देखकर सोचती है कि इना को भी इसी ने अगवा किया होगा। पर जेनी भी दोस्तों उनकी गलत फहमी को क्लियर नहीं करती, बल्कि उन्हें वार्न करती है कि इस बार तो इतने पे ही छोड़ रही हूँ,
रही हूँ, अगली बार से अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, वरना मैं इससे भी बुरी बन सकती हूँ। पता नहीं जेनी ने ये क्यों कहा। इसके बाद वो चली जाती है। अब इधर मिस्टर बेक इना से पूछते हैं कि उस जेनी ने तुम्हें अगवा क्यों किया, जिस पे इना सारी बातें बताती कि मैं खुद गई थी उससे मिलने। और तब एनी इना को टॉन्ट करती कि तुम कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं बन रही आजकल। मेरा वॉच चुरा कर पहले अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दिया, फिर खुद ही हमारी दुश्मन के पास चली गई। और तब इना भी काफी कुछ सुना देती है कि आप भी तो चोर ही हैं, फ्यूचर देखकर किसी और के हिस्से का फॉर्च्यून चुराती हैं आप, और आपको अपनी चोरी में जेनी का साथ भी तो चाहिए होता है, क्योंकि वही तो आपको सुला पाती है और तभी आप देख पाते हो कि आगे क्या होने वाला है। फिर वो अपने दादाजी की आंखों में देखती है चश्मा हटाकर और कहती है कि अच्छा तो आपको भी पता है कि जेनी फ्यूचर वाले बैन को देख सकती है, उससे बातें कर सकती है, उसे टच भी कर सकती है। इससे दोस्तों एनी हैरान हो जाती है कि बेक ने मुझसे ये चीज छुपाई क्यों। इसके अलावा वो बैन के पावर में आ गए बदलाव से भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनकी पौराणिक किताबों में लिखा था कि जब भी पावर में म्यूटेशन आता है तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ जाती है। कीमत। मोटो जब घर आती है ना दोस्तों आगे, तो वो अपना फोन चेक करती है। उसको तो लग रहा था कि जॉन मेरा वेट कर रहा होगा डिनर डेट पे, पर उसने तो सामने से पहले ही मैसेज कर दिया था कि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं नहीं आ पाऊंगा। इधर बैन को उसकी बेटी बताती है आपको जेनी को बचाना चाहिए। एक तो उसने आपसे शादी तोड़ दी, दूसरा उसने मुझे छोड़ दिया, उसके घर वाले उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे होंगे। तभी दोस्तों बैन फिर से पास्ट में चला जाता है और देखता है कि पास्ट वाले बैन के जाने के बाद जेनी सच में रो रही है। फिर जब वो फ्यूचर वाले बैन को देखती है तो कहती है कि तुम अब क्यों वापस आ गए, मैंने तो सब बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ पे जेनी की मॉम आ जाती है, जो कि उसको थप्पड़ मारकर गाड़ी में बिठाती है और लेके जाती है अपने साथ। इससे बैन को पता चल जाता है कि सच में दोस्तों जेनी की मॉम उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती और जेनी ने ये सब मुझे बचाने के लिए ही किया है। बैन को पता चल जाता है, इसीलिए वो प्रेजेंट में जाता है जेनी की फैमिली के पास। और इधर घर पे दोस्तों एनी को एक सपना आता है जिसमें जेनी आग से घिरी होती है और उसे बचाने के लिए बैन आता है। वो जेनी को अपनी खानदानी रिंग पहनाता है और बचा भी लेता है, जिससे एनी डरते हुए जाग जाती है क्योंकि सपना बड़ा भयंकर था। इधर बैन जेनी की फैमिली के सामने एक डील रखता है कि मेरे पास पावर है पास्ट में जाने की, अगर आप लोग मुझे जेनी के साथ टाइम स्पेंड करने की इजाजत देंगे तो प्रेजेंट में जिस स्टॉक या लॉटरी का नंबर पता चल जाएगा प्रॉफिट वाला, वो मैं पास्ट में जाकर जेनी को बता दूंगा और फिर वो आप लोगों को बता देगी, जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जिसके लिए जेनी की फैमिली मान जाती है दोस्तों। मगर जेनी अपनी फैमिली से ये भी कहती कि नहीं, इसकी बातों में मत आना, ये भूत की तरह फ्यूचर से आते जाते रहता है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जेनी फिर बैन को अकेले में ले जाकर समझाने की कोशिश करती कि मेरी फैमिली के कॉन्टेक्ट में मत आओ, मगर वो सुनता नहीं, उल्टा पास्ट में चला जाता है जेनी के पास। वो भी तब जब बैन इना को जेनी के पास लेने के लिए आया था। उस वक्त जेनी से फ्यूचर वाला बैन ये कहता है कि देखो अभी जो प्रेजेंट वाला बैन है तुम उसको जाने मत दो, उसे ये बताओ कि तुम्हारी बहन को खतरा है, मतलब मेरी बहन को खतरा है, बताओ। तो जेनी वैसा ही करती है। इसके बाद फ्यूचर से जो बैन आया था वो फ्यूचर में चला जाता है और वहाँ वो जेनी के साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढता रहता है, क्योंकि अब जेनी की फैमिली को भी इससे प्रॉफिट होने वाला था, इसीलिए वो भी बैन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो लॉटरी बताने वाला है ना उन्हें। बैन भी उसकी फैमिली के साथ एकदम से घुल मिल जाता है दोस्तों। अब एक दिन की बात है, जेनी सज धज के एक लड़के से मिलने जाती है क्योंकि वो उसको नया मुर्गा बनाना चाहती है और उस लड़के की एक बच्ची पहले से है, फिर तो आदमी हो गया वो, तो उस बच्ची के लिए जेनी गिफ्ट भी लेके जाती है। पर वो बंदा बड़ा पंक्चुअल होता है दोस्तों। जेनी के पहुंचने में आधा घंटा लेट हो गया था, इसलिए वो जाने लग जाता है, तो वो जानबूझकर उसे मुड़ते ही चाय के कप को गिरा देती है, जिससे जेनी के शूज वगैरह गंदे हो जाते हैं और कप भी टूट जाता है। तब जेनी उनको क्लीन करने लगती है और उस आदमी को लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, तो वो उसके साथ चलकर नए शूज दिलाने की बात करता है। तभी वहाँ पे बैन आकर जेनी का पूरा पर्दाफाश कर देता है दोस्तों। वो कहता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए प्लीज दूर रहिए, जिससे नाराज होकर जेनी जाने लगती है और एक दूसरे आदमी से टकरा जाती है। वो उसे भी मुर्गा बनाने लगती है कि याद है हम पिछले महीने क्लब में मिले थे, और उस आदमी को याद भी नहीं होता, मगर सुंदर लड़की दिखी नहीं कि वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है कि हाँ मुझे याद आ रहा है हम मिले तो थे और हमें दोबारा से मिलना चाहिए। तभी उसकी वाइफ आ जाती है दोस्तों उस आदमी की और जेनी को दबोच लेती है। तब जेनी को बचाने के लिए बैन को फिर बीच में आना पड़ जाता है। अब अगले दिन की बात है, मिस जेनी को वही सेम सपना दोबारा से आता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। दूसरी ओर मिस्टर बेक क्लब में एक लड़की के साथ होते हैं, जहाँ वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहे होते हैं कि तुमसे मिलने से पहले मैंने जो कुछ भी किया वो सब अपनी वाइफ की खुशी के लिए किया है। वो हमेशा से स्पॉटलाइट में रही है और मैं बस सपोर्टिंग कैरेक्टर में, मगर तुम्हारे साथ में रहकर मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं भी किसी के लिए जरूरी हूँ, मुझे भी कोई चाहता है। दोस्तों ये दोनों इस तरह की लवी टवी बातें कर ही रहे होते हैं कि उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है, जो कि मिस्टर बेक को दबोच लेता है कि क्या है ये बदतमीजी, और उसकी शिकायत सीधे पुलिस में करने की धमकी देता है। तो तब बेक कहते हैं कुछ ले देकर मामला निपटा लो यार, पुलिस में कंप्लेंट मत करना। वहीं दोस्तों यहाँ बैन को दिखाते हैं। बैन बात करता है जेनी की मॉम से और कहता है ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रही, जब तक मैं इसके साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड नहीं करूंगा तब तक मैं एक हफ्ते पहले पास्ट में कैसे जा पाऊंगा, मुझे हैप्पी मोमेंट चाहिए। इसलिए जेनी की मॉम अपने भाई से कहती है कि इन दोनों के साथ रहो और इस बात का खास ख्याल रखो कि ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छा मोमेंट बने, जिससे तो माहौल और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है दोस्तों। जेनी तो सही से ना बैन से बात कर रही थी, ना ही उसे अपना हाथ पकड़ने दे रही थी, और तब अंकल इन पे बबल्स उड़ाते हैं ताकि माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाए, मगर फिर भी बैन खुश नहीं होता। तो फिर अंकल इनके लिए पार्क में एक डेट अरेंज करते हैं, पर अंकल के सामने तो जेनी से और भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बैन कहता है कि अंकल जी हमें जेनी के लिए उसकी फेवरेट आइस डिश लेकर आनी होगी, जिसके लिए ये बस पकड़कर दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है दोस्तों।
वहाँ फिर बैन वो डिश खरीदता है और बस की वापसी टिकट खरीदने के लिए अंकल से कहता है कि करो कुछ इंतजाम। इसके बाद वो हो जाता है गायब। वो जाता है पार्क के उसी बेंच पे दोस्तों जहाँ पे वो जेनी को छोड़कर अंकल के साथ चला गया था। बैन कहता है कि फाइनली पास्ट में आकर तुम्हारे अंकल से पीछा तो छूटा, और वो जेनी को वो डिश देता ही है, साथ ही 2 बिलियन वॉन की लॉटरी टिकट की डिटेल्स भी देता है, जिससे जेनी इमोशनल हो जाती है दोस्तों और कहती है तुम क्या सच में मेरी मॉम के साथ डील करने वाले हो? तो वो कहता है कि ये डील मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये लॉटरी डिटेल्स देना चाहता हूँ ताकि तुम अपना कर्ज चुकाकर आजाद हो सको। इस पे जेनी कहती है कि तुम लोग आखिर मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैं इस लायक हुई नहीं। तुम्हारे फ्रेंड ने भी 13 साल पहले मेरी जान बचाई, उस वक्त मुझे अपनी रिंग भी पहनाई थी। मैं चाहती हूँ कि वो रिंग तुम उनकी फैमिली को लौटा दो। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि मोटो ने सीसीटीवी में देख लिया था कि उस दिन सीढ़ी पर धक्का देने वाली ग्रेस ही थी, इसलिए वो ग्रेस को दबोच कर सीढ़ी से नीचे धकेलने की धमकी देती है और तब ग्रेस मोटो से सॉरी कहती है और हर पल उसका साथ देने का वादा करती है। और इसी वजह से वो जॉन के दिल में मोटो के लिए जगह फिर से बनाने की बात भी करती है कि अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जॉन तुम्हें पसंद करे। मोटो को पतले होने की सही तरीके से गाइडेंस भी करती है वो। और वहाँ स्कूल में दोस्तों इना के साथ कुछ लड़कियां बहुत ही बुरा बर्ताव करती हैं। वो जानबूझकर उसको टक्कर मारती है जिससे इना का फोन गिरकर टूट जाता है। जिसके बाद इना जाती है जेनी से मिलने उसके सोना में, और वहाँ उसको जेनी नहीं बल्कि उसके अंकल मिलते हैं, तो वो उन्हीं के साथ खेलने में लग जाती है। फिर जब जेनी आती है तो वो उससे थोड़ी देर बात करके चली जाती है। अब रात की बात है दोस्तों, मिस एनी जेनी को मिलने के लिए बुलाती है और अपनी लग्जरी कार की चाबी देते हुए कहती है कि मेरे पास अभी ज्यादा कैश नहीं है, इसीलिए ये गाड़ी तुम रख लो और प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। जिसपे जेनी अपनी लॉटरी की टिकट देते हुए कहती है कि ये 2 बिलियन की लॉटरी की टिकट है, इसे आप अपने पास रख लीजिए और अपने बेटे को कंट्रोल कीजिए, मैं खुद उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इसके साथ ही वो नींद की दवा वाली चाय उनको देते हुए कहती है इसे पीकर सो जाइए और अपनी फैमिली को फिर से अमीर बनाने के लिए अच्छे सपने देखिए, इसलिए वो घर जाकर सो जाती है। उसके रूम में फिर दबे पांव मिस्टर बेक आते हैं। वो अपनी वाइफ के हाथों से चुपके से वो लॉटरी टिकट ले लेते हैं क्योंकि मिस्टर बेक को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, शायद उसी औरत का हस्बैंड है दोस्तों वो जो बार में मिली थी। खैर जैसे वो टिकट लेते हैं तभी वहाँ पे आ जाता है बैन, जिससे मिस्टर बेक चौंक जाते हैं और फिर वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम सो रही है बेटा, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। जिसपे बैन कहता है कि जेनी के सूटकेस में एक रिंग रखी हुई थी, वो मुझे खोजने पे नहीं मिल रही। और तब जाकर बेक बैन को बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारी शादी होने वाली थी तुम्हारी बहन ने वो रिंग जेनी के सूटकेस से निकाल ली थी, ये सोचते हुए कि वो रिंग तुम्हारी खानदानी रिंग है। वैसे वो रिंग देखो वो रही तुम्हारी मॉम के हाथों में। तो वो उनसे रिंग ले लेता है दोस्तों और फिर अपनी फैमिली लॉकर खोलकर अपनी खानदानी रिंग का बॉक्स खोलकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी रिंग रखी हुई है, यानी जेनी ने वो रिंग चुराई ही नहीं, वो रिंग कोई दूसरी ही रिंग है। इसके बाद वो फौरन जाता है जेनी के पास और उससे पूछता है कि ये जो रिंग है जो तुम्हारे सूटकेस में मिली थी क्या ये वही है जो तुम्हें 13 साल पहले तुम्हें बचाने वाले ने दी थी? तो जेनी कहती है कि हाँ। जिसपे बैन कहता है कि क्या तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? तो वो कहती नहीं, धुएं की वजह से मैं हल्का बेहोश हो गई थी, मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन उसने अपने हाथ से ये रिंग उतार कर मुझे पहनाई और कहा कि समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पे बैन कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हें बचाने वाले मेरे सीनियर नहीं बल्कि मैं ही था, क्योंकि ये रिंग मेरी खानदानी रिंग है, एक मैंने पहनी हुई थी और एक मेरी वाइफ ने। उसकी मौत के बाद उसकी रिंग रख दी गई थी संभाल के, यानी फ्यूचर में ही 13 साल पीछे जाकर मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ। तभी दोस्तों एनी को यहाँ फिर से वही सपना आ जाता है कि आग लगी हुई है और जेनी को बचाने के लिए बैन गया हुआ है। उसने अपनी खानदानी रिंग जेनी को पहनाई और आग वाले जगह से बाहर कर दिया। तभी एक धमाका हुआ जिसमें बैन मारा गया, जिससे डरकर एनी जाग जाती है क्योंकि उन्हें तो फ्यूचर की घटनाओं की झलक दिखाई ही देती है, यानी फ्यूचर में बैन मरने वाला है। पता नहीं दोस्तों आगे क्या होगा। अब आके देखते हैं तो मॉम के जगने की आवाज सुनकर बैन उनके रूम में आता है। उसके आते ही एनी अपने बेटे को वार्न करने लग जाती है कि जेनी के साथ मिलना जुलना बंद कर दो, उसका साथ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैंने पता है अपने सपने में ऐसे ऐसे देखा। और तब बैन उनको रिंग दिखाते हुए बताता है कि 13 साल पहले मैंने ही जेनी को स्कूल वाले आग से बचाया था और अपनी रिंग उसको दे दी थी। हौसला बनाए रखिए, सब ठीक रहेगा। और वही सेम चीज आपके सपने में आ रही है। जिसपे एनी कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी भी अपने सपने में पास्ट की चीजें नहीं देखी है। जिसपे बैन कहता है कि वो जेनी का पास्ट है मगर मेरा वो फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि मैं अभी नहीं आगे आने वाले टाइम में उसको बचाने जाऊंगा पास्ट में। ये जानकर भी दोस्तों मिस एनी की घबराहट खत्म नहीं होती। दूसरी ओर मिस्टर बेक वो लॉटरी टिकट लेकर उसी औरत के हस्बैंड के पास जाते हैं। अब तो वो लॉटरी फर्स्ट प्राइज डिक्लेयर हो चुकी है। तो जैसे मिस्टर बेक अपने घर पहुंचते हैं उसी वक्त उनकी वाइफ के फोन पे उस औरत के डांस वाली फोटोज पहुंच जाती है और एनी का पारा बिल्कुल हाई। और आगे हमें पता चलता है कि जिस लेडी के चक्कर में मिस्टर बेक ने अपने इतने सालों का रिश्ता गवाया है वो लेडी और उसका हस्बैंड तो जेनी की मॉम के लिए ही काम कर रहे थे। और यहाँ मिस्टर बेक अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि हमारा रोमांटिक रिलेशन नहीं था, हम बस क्लब में डांस पार्टनर्स थे और अपनी लाइफ के बारे में बातें डिस्कस किया करते थे, हमारी बस फ्रेंडशिप थी। मगर कहाँ एनी उसकी बातों में नहीं आती और इन दोनों के बीच में काफी कहासुनी हो जाती है दोस्तों। और आखिर में एनी अपने हस्बैंड को घर से निकल जाने के लिए कह देती है और फिर वो भी अपना सारा सामान एक ट्रॉली में डालकर निकल रहा होता है कि तब उनकी ग्रैंड डॉटर इना उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन मिस्टर बेक अपने आंसू छिपाकर कहते हैं कि मैं एक शॉर्ट ट्रिप पे जा रहा हूँ बेटा। दूसरी ओर जेनी वो लॉटरी टिकट अपनी मॉम के पास देखकर बिल्कुल हैरान, वो समझ जाती है कि इन्होंने जरूर तो कुछ किया है। और जब घर पे इना अपने डैड को बताती है कि ग्रैंडपा किसी ट्रिप पे नहीं गए बल्कि उन्होंने मुझसे झूठ कहा था, मैंने जब उनके दिल की बात जानने की कोशिश की तो तुरंत उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया। ये जानने के बाद बैन मिलता है जेनी से और जेनी को ये बातें बता देता है। तो फिर पूरा खेल क्या हुआ था जेनी बैन को बता देती है और कहती है कि तुम अभी भी मेरी मॉम से उलझना चाहते हो, उन्होंने तुम्हारे घर की सबसे मजबूत कड़ी को ही तोड़ दिया जो कि सबको मॉरल सपोर्ट दिया करता था, उनका
उनका मेन टारगेट तुम्हारी मॉम है अब, और वो उनके सपने की मदद से अमीर बनना चाहती है। क्या तुम अभी भी मेरी हेल्प करना चाहते हो? दूसरी ओर दोस्तों घर पे मोटो ने जॉन को बुला लिया था। वो कुछ तो और काम स्टार्ट करना चाह रहा था, इसलिए उसे फंड की जरूरत थी। वो अपना प्लान एनी को बताया जा रहा होता है, मगर एनी का तो सर दर्द होता है, इसलिए वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से मोटो अपनी मॉम से झमेला कर लेती है कि बात क्यों नहीं सुन रहे हो आप। और इधर घर पे बैन देखता है कि काफी सारे बिल हैं जो अभी जमा नहीं हुए हैं और उनका नोटिस पड़ा हुआ है घर पे। वहीं इना के स्कूल से भी कॉल आता है कि वो बिना कुछ बताए कहीं चली गई है। बैन इना के नंबर पे कॉल करता है तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है दोस्तों, क्योंकि कल ही स्कूल में बुली करने वालों ने उसका फोन तोड़ दिया था धक्का देकर, याद होगा आपको। और आज उसके डैड के बारे में भी वो लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे होते हैं, इसीलिए इना स्कूल से भाग गई। और जब ये बात बैन जेनी को बताने के लिए आता है तो जेनी के अंकल भी सुन लेते हैं और वो इन्हें कुछ ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ पे अक्सर इना अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए जाया करती थी। क्योंकि दोस्तों ये अंकल है ना, ये काफी टाइम से इना पे नजर रख रहा था, इसलिए उसको इना का रूटीन उसके डैड से ज्यादा पता है। पर अफसोस की उन जगहों पर भी इना नहीं मिलती, जिससे सभी घबरा जाते हैं। जेनी एक बार सोना आती है चेक करने के लिए, क्योंकि इना यहाँ भी आ जाया करती थी अक्सर, मगर इस जगह इना की जगह पे उसकी ग्रैंड माँ आई हुई है। दरअसल उन्हें सोने की बहुत ही जरूरत है, इसलिए वो जेनी की मॉम की हेल्प से नींद लेने के लिए आई हुई है। या कहें कि जेनी की मॉम ने उनको यहाँ पे बुला लिया है, जिससे नाराज होकर जेनी अपनी मॉम पे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बताती है कि अगर मैं चाहती तो आपका कर्जा कब का चुका कर जा चुकी होती, मगर आपकी बेटी की मौत हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपकी सगी बेटी बने रहने की, पर आप कभी कभी बहुत ही अच्छे तरीके से रहती हो तो कभी कभी बहुत ही चंट औरत की तरह बिहेव करती हो। इसलिए मैं वार्न कर रही हूँ आपको कि आप बैन और उसकी फैमिली से दूर रहिए, वरना मैंने आपसे जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल आपको बर्बाद करने के लिए कर दूंगी। कहकर वो निकल जाती है और खूब रोती है दोस्तों। कुछ देर के बाद फ्यूचर से बैन आता है और जेनी को बताता है कि इना अपने स्कूल के जिम में है। दरअसल दोस्तों वो गई तो थी वहाँ पे रोने के लिए, मगर रिम ने उसको बाहर से लॉक कर दिया था। इसलिए दोस्तों जेनी और बैन मिलकर जाते हैं स्कूल और वहाँ के गार्ड की मदद से जिम खुलवा कर इना को बाहर निकलवाते हैं। जिसके बाद इना अपने डैड से कहती है कि क्या मैं इस स्कूल को छोड़ सकती हूँ, और फिर रोते हुए वॉशरूम में जा घुसती है। तब जेनी उसके पास जाती है और पूछती है क्या हो गया बेटा, क्या तुमने अपने किसी फ्रेंड का माइंड पढ़ा? तो वो उसको रिम के बारे में बताती है कि मैं तो उसे पसंद करती थी और चाहती थी कि वो भी मुझे पसंद करे, मगर वो है कि मेरे बारे में सिर्फ गलत ही सोचती है। और तब जेनी उसको अपनी स्कूल लाइफ में होने वाली बुलिंग के बारे में बताती है और फिर बाहर आकर बैन से कहती है कि सुनो मेरी बात, तुम्हें ढेर सारे सवाल करके इना को परेशान नहीं करना है, बल्कि उसका चश्मा उतार कर उसकी आंखों में देखना है, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। हालांकि बैन को कुछ समझ नहीं आता दोस्तों, मगर फिर वो ऐसा ही करता है। वो अपने मन में इना से सॉरी कहता है कि बेटा मैं अपने आप में ही इतना उलझ गया था कि तुम्हारी सही से देखभाल नहीं कर पाया, तुम्हारे साथ सही से टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुम पैदा हुई थी, मेरा पहली बार तुम्हें अपनी गोद में लेना कितना सुकूनदायक था मुझे अभी भी याद है, पर अफसोस कि मैं उस पल में दोबारा जा नहीं पा रहा हूँ। और तब दोस्तों रोते हुए इना कहने लग जाती है कि आप उस दिन से नफरत करते थे ना जिस दिन मैं पैदा हुई थी। तो बैन उसको गले से लगा कर कहता है कि नहीं मेरी बच्ची ऐसा नहीं है, मैं तुमसे और तुमसे जुड़ी किसी भी चीज से कभी भी नफरत नहीं कर सकता। इस दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तो तुमसे ही करता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें सबसे ज्यादा अपना वक्त दूंगा आपसे, जिससे दोनों बाप बेटी के जो आपसी मतभेद थे सब सही हो जाते हैं। और उधर जब मिस एनी नींद से जागती है तो जेनी की मॉम मुझसे पूछती है कैसी नींद आई आपको। वो बताती है कि लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ सोई थी तो अजीब सा सपना आया था मेरे बेटे की शादी टूटने का, और आज तो मैंने अविश्वसनीय सपना देखा। मैंने देखा कि आपकी बेटी जिंदा है, वो मरी नहीं थी। आप अपनी बेटी को गले से लगाकर कह रही थी कि मेरी बेटी अच्छा हुआ तुम मरी नहीं थी और तुम आज मुझे दोबारा मिल पाए। इस बात पे हालांकि जेनी की मॉम को यकीन तो नहीं होता, और ना ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बात पहले ही जेनी ने मिस एनी को सिखा दिया था, ताकि इस तरह का ड्रामा करके उसकी मॉम इमोशनल होकर अपनी सगी बेटी को ढूंढने में लग जाए और बैन की फैमिली को परेशान ना करे। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि ग्रेस और मोटो को, जहां ग्रेस मोटो को पतला करने के लिए पूरी जान लगा रखी है, वहीं हम बैन को देखते हैं जो कि पार्क में अपनी बेटी को साइकिल चलाना सिखा रहा है। और उसी दौरान पार्क में इना को मिल जाता है वॉन, जो कि उसके पिछले टूटे हुए चश्मे को रिपेयर करके लेकर आ गया है। वो कहता है कि स्कूल में तुम मुझसे बात ही नहीं करती हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो तब वो कहती है कि आई लाइक यू। इनका इधर चल रहा होता है दोस्तों, उधर बेंच पर फिर हम बैन और जेनी को बातें करते हुए देखते हैं। और आज बैन को अपनी बेटी सुपर पावर के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो बड़ा खुश है, और खुशी खुशी के चक्कर में वो इतने सालों बाद दोबारा अपनी बेटी के जन्मदिन पे चला जाता है, यानी 13 साल पीछे, जहां वो एक बार फिर से उस लम्हे को जीकर वापस आ जाता है और जेनी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहता है अब मैं तैयार हूँ वापस 13 साल पहले जाने के लिए, और मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। जिस पे जेनी कहती है कि इन सब बातों का क्या ही मतलब है, मैं तो जिंदा हूँ ही, तुम अपनी फैमिली पे फोकस करो बस। बैन कहता है कि तुम भी तो मेरी फैमिली हो ना, और मैं अपनी फैमिली के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। दूसरी ओर दोस्तों मिस एनी रोते गिड़गिड़ाते हुए क्लब में जाती है, जहाँ पे बेग शराब पी रहा होता है। एनी रोते हुए उन्हें बताती है हमारा बेटा मरने वाला है, पता है क्या, मैंने अपने सपने में उसकी मौत देखी। और इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब अगला लास्ट पार्ट है, पता चलेगा क्या होने वाला है, कितने सारे